कल अपन बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी, जिसमें मैंने 3 तरीकों का खुलासा किया था। पहला पॉइंट था स्पष्ट अधिकार के द्वारा, जिसमें नियोक्ता अपनी ओर से कार्य करने के लिए एजेंट को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है। इट मे बी रिटन, इट मे बी ओरल। दूसरा मैंने आपको बताया था गर्भित अधिकार द्वारा, आचरण के द्वारा, जिसमें क्लियर अधिकार नहीं होता है, लेकिन उनका व्यवहार उस प्रकार का होता है जैसे एक दूसरे के नियोक्ता और एजेंट हो, तब भी एजेंसी की स्थापना हो सकती है। नियोक्ता एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। तीसरा मैंने आपको तरीका बताया था गत्यावरोध या प्रदर्शन के द्वारा, जिसमें एक एजेंट नियोक्ता के सामने ही तृतीय पक्षकार के सम्मुख एजेंट के रूप में प्रदर्शित करता है, लेकिन नियोक्ता उसको ऐसा करने से नहीं रोकता, तब भी एजेंसी की स्थापना हो जाएगी। एंड प्रिंसिपल इज बाउंड टू थर्ड पार्टीज फॉर हिज डीड। चौथा जो तरीका है वो है पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी। ऑन बिहाफ ऑफ द रेटिफिकेशन, पुष्टिकरण क्या है कि यदा कदा कोई व्यक्ति बिना अधिकार के, बिना सहमति के, इस विश्वास के साथ में कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात को स्वीकार कर लेगा और वो काम कर बैठता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति उस काम को किस रूप में लेगा, ही हैज टू डिसाइड। वो मना भी कर सकता है और वो स्वीकार भी कर सकता है। यह ध्यान रखने की बात यह है कि यदि एक बार उस व्यक्ति ने, यानी नियोक्ता ने, अब मैं नियोक्ता ही कहूँगा, नियोक्ता ने उसके काम की पुष्टि कर दी, he agreed, although he is not authorized, but he agreed, उसके द्वारा किए गए कार्य को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, और तृतीय पक्षकार को इस बात की जानकारी हो गई, तो ऐसी स्थिति में एजेंट अपने व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त हो जाएगा और नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। मैं अगर सेक्शन 196 के हिसाब से एक्सप्लेन करूं, तो जब कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार की बिना सहमति के, बिना अनुमति के उसकी ओर से कोई कार्य करता है, तो दूसरा व्यक्ति उस काम को अस्वीकार भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। यदि वो स्वीकार कर लेता है तो यह मान करके चला जाएगा कि उसने पूर्व स्वीकृति के आधार पर वो कार्य किया गया है, तो एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। जिस तारीख को एजेंट ने वो कार्य किया है, उसी तारीख से नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। एजेंट अपने व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त हो जाएगा। यदि उसमें किसी तरह का कमीशन का या प्रतिफल या पारितोषण का प्रावधान है, तो वो भी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा और एक सामान्य एजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इट इज द रिजल्ट ऑफ रेटिफिकेशन। यह है पुष्टिकरण का प्रभाव। और लास्ट पॉइंट है संकटकालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एजेंसी, या इसको कह सकते हैं संकटकालीन एजेंसी। एक्चुअल में सेक्शन 189 के अंदर लिखा है, 189, कि संकट काल के अंदर एक एजेंट वो समस्त कार्य कर सकता है, वो समस्त कार्य कर सकता है जैसा कि एक विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है। यदि ये बात सिद्ध हो जाए
कि उसने विवेकशील व्यक्ति की तरह कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में उन परिस्थितियों के आधार पर किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को जहाज के माध्यम से श्रीलंका माल ले जाने के लिए अधिकृत किया। अधिकृत कार्य यह है, लेकिन रास्ते के अंदर जहाज के अंदर कोई छेद हो गया या भार बढ़ने के कारण पूरा जहाज ही संकटग्रस्त हो गया और उस एजेंट ने, हालांकि उसका काम गंतव्य स्थान पर माल पहुंचाने का था, नन अदर देन दिस, लेकिन उस एजेंट ने पूरे माल को, शेष माल को बचाने के लिए कुछ माल को पानी के अंदर भी फेंक दिया, या जहाज में छेद होने की वजह से निकटवाई जो भी बंदरगाह था, जहां भी जो सुविधा थी, वहां माल को गिरवी रख करके या भुगतान करके और वो कार्य कर दिया। यद्यपि वो अधिकृत नहीं है, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि यदि नियोक्ता स्वयं भी वहां होता तब भी इस तरह से विवेकशील व्यक्ति के तरह वो कार्य करता। तो इन परिस्थितियों के अंदर भी एक एजेंसी की स्थापना हो जाती है और एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, चाहे उसने माल फेंका है तब भी अधिकृत हो गया, उसने माल को गिरवी रखा है तब भी अधिकृत हो गया, उसने कोई रिपेयरिंग करवाई है तब भी अधिकृत हो गया। तो इस प्रकार से उत्पन्न एजेंसी को हम कहेंगे संकटकालीन एजेंसी। तो 5 तरीके से एजेंसी की स्थापना होगी और इन सभी परिस्थितियों के अंदर नियोक्ता एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि एजेंसी का सार यही है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करवाता है तो ये मान करके चला जाएगा कि वो कार्य स्वयं उसी व्यक्ति ने किया है। ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या एजेंट नियोक्ता से प्राप्त अधिकारों का भारार्पण आगे कर सकता है? क्या एजेंट नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अधिकारों का भारार्पण, भार का अर्पण, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। इट्स ए रियली बिग क्वेश्चन। इनफैक्ट हमने जो जानकारी ली है अभी तक कि नियोक्ता एजेंट की व्यक्तिगत योग्यता, चातुर्य, कार्य कुशलता, निपुणता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, इन सारे गुणों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी ओर से कार्य करने के लिए उसको अधिकृत करता है और फिर उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अब एक ऐसा आदमी जिसने एजेंट ने स्वयं ने अपनी ओर से काम करने के लिए अधिकृत कर दिया, जिसके बारे में नियोक्ता को कोई जानकारी नहीं हो, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए नियोक्ता उत्तरदायी हो, ये उचित प्रतीत नहीं होता। तो सामान्य नियम तो ये बना दिया कि एजेंट नियोक्ता से प्रदत्त अधिकारों का भारार्पण आगे नहीं कर सकता। ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर। ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर। जो पावर उसको मिला है उसका आगे अर्पण नहीं कर सकता। इट इज द जनरल लॉ, इट इज द ऑर्डिनरी लॉ। सामान्य नियम तो ये लागू होगा, लेकिन सेक्शन 190 के अंदर कुछ स्थितियां इस प्रकार की बता रखी है जिसमें एजेंट नियोक्ता से प्राप्त अधिकारों का भारार्पण भी कर सकता है और इवन यदा कदा कुछ दशाओं में, जिसका उल्लेख भी सेक्शन 190 के अंदर किया है, अपने स्वयं के विवेक का उपयोग करते हुए भी भारार्पण कर सकता है। तो जब वो भारार्पण करेगा एजेंट, तब 2 स्थितियां उत्पन्न होगी। या तो भारारोपित व्यक्ति उप एजेंट होगा
या भारारोपित व्यक्ति स्थानापन्न एजेंट होगा। वापस दोहरा रहा हूं, जिस व्यक्ति को भार सौंपा जाएगा वो या तो उप एजेंट होगा, सब एजेंट, या स्थानापन्न एजेंट, सब्स्टिट्यूटरी एजेंट। सेक्शन 194, 195 के अंदर स्थानापन्न एजेंट की विवेचना कर रखी है और 90 से लेकर के 93 तक जो है वो उप एजेंट की बात कर रखी है। सबसे पहले अपन उप एजेंट को लेंगे। सेक्शन 191 में उप एजेंट को डिफाइन किया है, बहुत स्पष्ट बात कही है कि उप एजेंट वह व्यक्ति है, उप एजेंट वह व्यक्ति है जो मूल एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। उप एजेंट वह व्यक्ति है जो मूल एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और मूल एजेंट के नियंत्रण में, उसके अधीन रहते हुए ही एजेंसी संबंधी कारोबार को करता है। He is appointed by the principal agent. He will work under the principal agent. तो सामान्य स्थितियों में तो एजेंट और उप एजेंट एक तरीके से नियोक्ता और एजेंट की स्थिति में ही होंगे। What kinds of relation they have, I will explain later on. सवाल यह है कि उप एजेंट की नियुक्ति कब कर सकता है, अधिकारों का भारार्पण कब कर सकता है, इसका खुलासा सेक्शन 190 के अंदर किया है, जिसको अपन अधिकृत रूप से उप एजेंट की नियुक्ति कहेंगे। अधिकृत रूप से उन परिस्थितियों के अंदर जो भी उप एजेंट काम करेगा उसके लिए नियोक्ता उत्तरदायी होगा। कब? नंबर 1, एजेंट ने उप एजेंट की नियुक्ति का गर्भित या स्पष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया हो। एजेंट ने अपने नियोक्ता से उप एजेंट की नियुक्ति का स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त कर लिया हो। दूसरा, एजेंट उप एजेंट की नियुक्ति कर रहा हो और नियोक्ता ये जानते हुए भी उसका विरोध नहीं कर रहा हो, मना नहीं कर रहा हो, तब भी अधिकृत नियुक्ति मानी जाएगी। तीसरा, कार्य की प्रकृति इस प्रकार की हो कि उप एजेंट की नियुक्ति करना अनिवार्य हो। चौथा, कार्य सामान्य लिपिकीय प्रकृति का हो, क्लरिकल नेचर है, एंड टेक्निकल नॉलेज, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, क्लरिकल लेवल का कार्य हो। आवश्यकता तो हो ही हो, लेकिन कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता न हो। और लास्ट, संकटकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो। संकटकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो तो उन दशाओं के अंदर भी एजेंट उप एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। और ऐसी स्थिति में इसको अपन कहते हैं अधिकृत नियुक्ति। ऐसी स्थिति में उप एजेंट के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए नियोक्ता अन्य पक्षकारों के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी होगा जिस प्रकार से मूल एजेंट के कृत्यों के प्रति होता है।